हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम। बच्चों, मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी डिटरमिनेंट की। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग वही प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको 4-5 प्रॉपर्टीज बताई थी और उसके बाकी की आगे की प्रॉपर्टीज मैं आपको अभी बताता हूँ और कुछ आगे के रूल्स भी बताता हूँ उसमें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो पहले रिमाइंड कर लेते हैं जो मैंने पहले बताया था आपको। एक चीज तो ये याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट में क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। बताया था ना, आइडेंटिकल जिनके एलिमेंट क्या हो, सेम टू सेम हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ठीक, पहली क्या चीज है, देखो 0 अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा ना कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसको 0 प्रूव करो बिना एक्सपेंड किए हुए, तो केवल 3 कंडीशन आप अपने दिमाग में याद रखो जब भी 0 प्रूव करने के लिए कहे। अभी आगे की एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.2, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अच्छा, ध्यान से देखो, जैसे मान लो पहली बात तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहां पर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, इफ 2 रो और कॉलम, ठीक, या तो रो हो जाए कॉलम आर आइडेंटिकल, क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल हो जाए, तो भैया डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, पहला तो ये रूल है, याद आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये रूल याद कर लीजिए कि इफ ऑल द एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स में लिख के ऐसे लिख लो, इफ एनी रो, ऐसे लिख लो, इफ एनी रो और कॉलम इज 0, क्या हो जाए, 0 हो जाए, इज 0 ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या है, मतलब किसी भी रो, कोई आपको दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और अगर उसकी कोई भी रो या कॉलम उससे 0 हो जाए, मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये दो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है। थर्ड चीज आप याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम, क्या कहा मैंने, कोई भी दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल में हो, प्रोपोर्शनल मतलब एक जैसा रो दे दी हो या एक कॉलम दे दी हो और दूसरा जो रो या कॉलम हो उसका मल्टीपल, क्या हो, मल्टीपल हो, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, देखो पहले बात को समझो फिर बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे नंबर लिखा है 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और चलिए यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, 2 3 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे दे दिया गया 7 8 9, और यहाँ पे देखो ये 2 है और 2 का प्रोपोर्शनल, मतलब 2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कॉलम 1 में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 से कितना आएगा, 6, इसी तरह 3 3 से 9 और 5 3 से 15, ऐसे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही? तो अगर आप ध्यान से देखो, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, प्रोपोर्शनल में। क्यों, अगर आप कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। ठीक, ये भी कह सकते हो कि जो C3 है वो क्या है, 3C1 है कि नहीं। चलो करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, याद आएगा। ठीक, प्रोपोर्शनल में है। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 है और ये 6 है, तो आप ऐसे लिख लो 2/6, यहाँ पे देखो ऐसे लिख लो 3/9, यहाँ पे ऐसे देख लो 5/15, तो आप इसको कट करो, कितना आ रहा है, 1/3, इसको भी कट करो 1/3, और अगर आप इसको भी कट करोगे तो 1/3। सब इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो मतलब ये प्रोपोर्शनल में है। तो इस तरह भी अगर आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। ये भी एक रूल है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो अगर समझना है तो ध्यान से देख लो बच्चों, हमने देखो ये चीज तो समझी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज तो आपको याद होगी अच्छे से। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा आप एक्सपेंड करो, आंसर तो सेम टू सेम आता है ना। तो चलिए रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो रो 1 में देखो पहला एलिमेंट 2 है और इसके आगे प्लस आएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं +2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये लाइन कट गई, ये पूरी लाइन कट गई, ये पूरी लाइन कट गई, स्ट्रेट, और ये तो
तो कितना बचा 8 9 9 15, यहाँ बचा 8 9 और ये 9 15, ऐसे बचा ना। अच्छा फिर माइनस आएगा, सेकंड एलिमेंट 7 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो ये पूरी लाइन कट गई और ये पूरी लाइन कट गई, कितना बचा 3 9 15 5, तो यहाँ पे लिख लो 3 9 5 15, ये बचा। फिर प्लस आएगा, प्लस तो ये कितना है 6 है, ठीक। अब ध्यान से देखो ये 6 है ना, अब ये पूरी लाइन तो कट गई और ये भी लाइन कट गई, तो कितना बचा 3 8 5 9, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 8 5 9, ठीक। अब देखो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे 2, यहाँ पे देखो 15 8 जा 120 माइनस 9 9 से 81, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 7, यहाँ पे देखो 15 3 जा 45 9 5 जा 45, तो ये तो भैया 0 ही हो गया, इसकी तो कहानी खत्म है ना। यहाँ पे आते हैं प्लस 6, यहाँ पे देखो 9 3 जा 27 और 8 5 जा 40, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको माइनस करो, कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं 2 * 120 माइनस 81 10 माइनस 1 9 और 11 माइनस 8 3 39 आया है ना। चेक कीजिए ये आया माइनस 7, ये तो 0 हो गया, 45 माइनस 45 0, तो इसकी कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं 6 * यहाँ पे देखो 40 माइनस 27, तो करते हैं ना 10 माइनस 7 3 और 3 माइनस 2 1, तो ये कितना आएगा माइनस का 13 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 39 * 2, 39 * 2 करेंगे तो 78 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 13 6 जा करो, ये भी कितना आएगा 78 आएगा। चेक करो भाई 13 6 जा 78, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बच्चों ये कट गया तो कितना आया 0 आया कि नहीं आया। बात समझ में आई ना इसकी। तो अगर पहला चीज 0 प्रूफ करना, मतलब अगर डिटरमिनेंट को 0 प्रूफ करना है तो पहला आइडेंटिकल हो जाए कोई भी रो या कोई भी दो रो या दो कॉलम। दूसरा क्या है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो भी डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो भी क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक। ये बात समझ में आई, क्लियर है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, तो इस प्रॉपर्टी को और लिख लेते हैं, इसमें आगे ऐड कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि इफ, यहां पर लिख लीजिए इफ any two rows or column are in proportional, ठीक है, are in proportional, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाएंगे ना, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद में देखो बच्चों फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये कहता है कि अगर आपको कोई डिटरमिनेंट ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखो, ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखो, यहां पर ऐसे दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ a b c प्लस d, ठीक। फिर यहां पे ऐसे दे दिया w x y प्लस z, और यहां पे दे दिया p q r प्लस s, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहां पर तो सिंगल एलिमेंट है, मगर यहां कॉलम 3 में दो एलिमेंट, मतलब प्लस करके लिख दिया, और ये प्लस की जगह बच्चों माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां माइनस भी हो सकता है, चाहे प्लस हो तो भी ठीक है, माइनस हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको स्प्लिट करके लिख सकता हूं, मतलब इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालो, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालो और अगर इसको स्प्लिट कर दो, कहने का मतलब ये किसके इक्वल है। ध्यान से देखो, ये जो पहला एलिमेंट दिख रहा है a b c, इनको आप ऐसे लिखो a b c, और फिर इधर देखो w x y, यहां पे आ जाओ p, शॉर्ट में लिख लेते हैं p q r s, ठीक है, p q r, इतना हुआ a b c, ये पहला एलिमेंट। फिर इसको आप ऐसे प्लस करके लिख सकते हो a b, अब इस बार d आ जाएगा, कितना a b d, यहां पे आएगा w x z, ठीक। यहां पे आएगा कितना p q s, p q s, ये बात समझ में आई। मतलब अगर आप इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालो या फिर इन दोनों का डिटरमिनेंट, मतलब इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालो, तो वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम होगी। कहने का मतलब है अगर यहाँ प्लस में अगर कोई एक कॉलम या दो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है तो आप उसको स्प्लिट करके लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा ध्यान से देखो, इसका एक प्रूफ करा के बताता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने क्या किया कि चलिए मैं एक यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 4 7 9,
ठीक है, ये 2/2 का ऑर्डर है, आप 3/3 का ऑर्डर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब में हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका डिटरमिनेंट गिवन है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है, पहले देखो चेक कर लेते हैं। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आ रहा है, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो देखो 9 इंटू 1 तो कितना आएगा, 9 × 9 आएगा, और 7 × 4 = 28 आएगा। तो इसको माइनस करते हैं तो बच्चों कितना आएगा, -19 आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका जो डिटरमिनेंट आया कितना आया, -19 आया। ठीक, अब बात को समझो, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको स्प्लिट करूंगा तो देखो ये ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ये 1 4 एज इट इज रहने देते हैं, ये लिखा है 7, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 + 2, और इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 + 6। ठीक, आप कैसे भी मतलब दोनों को ऐड करके लिखना है, आप चाहो तो 4 + 3 ले लो, 6 + 1 ले लो, कुछ भी कर सकते हो, दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर दिया। ठीक, अच्छा अब बात को समझो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये दिख रहा ना, इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 5, और यहां पे कितना दिया है 4 3, प्लस इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिर कितना बचा 1 2 4 6। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, इसका जो फर्स्ट कॉलम है सेम टू सेम है, बस सेकंड कॉलम डिफरेंट है, तो इन दोनों को क्या करना है, जब आप ऐड करके लिखोगे तो वापस ऐसे बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे ऐसे बन जाएगा। तो यानी आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, ये आ रहा है, अभी मैं इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के ऐड करूंगा तो भी सेम टू सेम आएगा। बात समझ में आई? अच्छा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 × 1 = 3 और 5 × 4 = 20, ऐसे हो गया। चलो इधर आते हैं, 6 × 1 = 6 and 4 × 2 = 8, ये आया। देखो 3 - 20 करेंगे कितना आएगा, 3 - 20 करेंगे माइनस का 17 आएगा, और 6 - 8 करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया -19, देखो अभी भी आ रहा है। ठीक, तो यानी आप एक डिटरमिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक करके, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अगर आप उसको दो पार्ट में ब्रेक करके करोगे, स्प्लिट करके करोगे, तो भी इन दोनों पार्ट का डिटरमिनेंट और इस अकेले का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए फोर्थ प्रॉपर्टी कि वी कैन स्प्लिट any row and column of determinant into टू पार्ट्स। ठीक है, into टू पार्ट्स। ठीक, और इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू जो होगी सेम टू सेम रहेगी। बात समझ में कि हम किसी भी डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, और वो दो रो दो कॉलम भी हो सकती हैं, तीन रो तीन कॉलम भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस और पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम आएगी। क्लियर? इतना समझ में आया? अच्छा ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, मैं इरेज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, जैसे बच्चों अगर हम लोग मैट्रिक्स में, याद है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, तो हमको जब कोई मैट्रिक्स गिवन होती थी तो अगर हमको रो ऑपरेशन से करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे ना, तो अगर हमको रो ऑपरेशन करना है तो हम फिर पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही चलाते थे ना, या फिर अगर एक बार मैंने कॉलम से किया तो कॉलम से ही चलाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप जब चाहे तब रो ऑपरेशन लगा लो, जब चाहे आप कॉलम ऑपरेशन लगा लो, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होनी ही नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होनी है। ठीक है, और इसमें हम कोई भी ऑपरेशन लगा के इसको चेंज करके भी लिख लें तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम टू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया 4, यहाँ पे लिख लिया 7, यहाँ पे लिख लिया 8, और चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 लिख लेता हूँ। ठीक, दिख रहा है, ये डिटरमिनेंट है।
अब देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर लिया जाए, ठीक है, या चलो यहाँ पे थोड़ा सा 12 बड़ी वैल्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये आपको दिख रहा है कॉलम 1 है कॉलम 2 है, या आप चाहे ऐसे रो में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे मन करे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो बच्चों मैं रो 1 में एक ऑपरेशन करूं, मैं रो 1 में एक ऑपरेशन करता हूं, ध्यान से देखो, रो 1 में ऑपरेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं रो 1 प्लस रो 2 कर ले रहा हूं, ठीक, माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हो वो कर लो, ठीक, चाहो तो रो 2 में कर लो, चलो रो 2 में कर लेते हैं, रो 2 में एक ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, ऐसे कर लिया, ध्यान से देखो, तो ऑपरेशन तो बच्चों किसमें हो रहा है, रो 2 में हो रहा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 4 7, और इसमें देखो r2 माइनस r1, तो 8 माइनस 4 करो कितना आएगा, 4 आएगा, और 12 माइनस 7 किया तो 5 आया, ठीक। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आएगी, यानी किसी भी डिटरमिनेंट में कोई ऑपरेशन लगाने पर जो भी चेंजिंग हो जाती है, जैसे ये बन गया, तो इससे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम टू सेम आएगी। ध्यान से देखिए, जैसे बच्चों इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं कितना आएगा, आप इसको चेक करो, ये होगा 12 into 4, तो 12 4 जा 48 है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे हुआ 48 आया, और 7 8 जा 56 आया, तो इसको चेक कीजिए वो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 आएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया, 5 4 जा 20, और ये 7 4 जा 28, आप इसको सॉल्व करो, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी, और इसमें जब चाहे तब आप कॉलम ऑपरेशन में लगा लो, रो ऑपरेशन में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन के बाद अगर कोई वैल्यू आती है, यही ना, चेंज हो गया, तो भी इसके ओवरऑल डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम टू सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी अगली प्रॉपर्टी हो गई, कितनी हो गई, 5 4 9, ठीक है, और ये 10वीं प्रॉपर्टी होगी आपकी, ठीक, बात समझ में आई, तो लिख सकते हैं आप, क्लियर है। अच्छा अब देखो, ध्यान से देखो, बात को समझो, आगे करते हैं, इसमें इतना तो आ गया होगा आपको। अच्छा दूसरी चीज बच्चों, जैसे हम मैट्रिक्स में बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स फाइंड करते थे ना, इसमें भी ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसका मेथड होगा एडजॉइंट के मेथड, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक तरीका पता करना पड़ता है, अगर मैं डिटरमिनेंट पता कर लूं, जैसे कोई भी मान लो मुझे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, चलो समझ लो, ये मान लो मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ए है, और मुझे इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, क्या कहा गया, ए इनवर्स। तो एक तो वो तरीका था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करते थे, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एडजॉइंट के मेथड से करो, वो मेथड भी मैं सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसका तुरंत डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालने से पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि डिटरमिनेंट से एक फायदा और होता है कि मान लो हम इसको सॉल्व करने बैठे और पूरा लंबा चौड़ा हमने बहुत कैलकुलेशन बना दी, ठीक, और बाद में पता चला कि हमारा इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डिटरमिनेंट मेथड से शॉर्टकट तरीके से पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बता दूं तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, ये कितना आया, माइनस का 2। याद रखो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो याद रखना कभी भी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वैल्यू या तो 0 से बड़ी आए या 0 से छोटी आए, ठीक है ना, 0 से बड़ी आ जाए तो भी एग्जिस्ट करता है, 0 से छोटी आ जाए, देखो ये 0 से छोटी आई ना, -2, तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हो जाती, देखो ध्यान से देखो, जैसे दिया 4 1 जा 4, मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 2, अब आप इसको करो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, तब तो ये हो जाता है 0, तो इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखो, अभी मैंने कितना लिखा था, 3 लिखा था ना, हाँ 3, तो ये कितना आया 4 और 6, तो ये कितना आया -2, ठीक।
वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए तो बच्चों उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जब भी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसी का ही इनवर्स फाइंड हो सकता है। और ए इनवर्स कैसे पता चला, मतलब कैसे पता चला कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? तुरंत इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मतलब जीरो से बड़ी या छोटी कुछ भी आए, तो वो नॉन सिंगुलर है, ठीक। और अगर वैल्यू जीरो आ गई तो वो क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ए इनवर्स जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो, यानी पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो और अगर वैल्यू जो है उसकी जीरो आ जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वैल्यू जीरो नहीं आती है, कुछ भी आया, प्लस माइनस कुछ भी आया, तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखिएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जाता है, ठीक। अच्छा, उसको निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। अब ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले की हेल्प से ही हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। अब कैसे इसको यूज करते हैं, अभी मैं जब आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि A इनवर्स फाइंड करने में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो भी हम लोग एक्सरसाइज में समझेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने में भी देखिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है तो उसमें भी डिटरमिनेंट मेथड यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको ट्रायंगल दे दिया गया, उसकी 3 वर्टिसेस दे दी गई, 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं ए बी सी, और उसके ये पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, और कहा गया उसका एरिया फाइंड करो। तो देखिए ये एक फार्मूला होगा, डिटरमिनेंट मेथड है, दिख रहा है ना, 1/2, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और कॉलम 3 ऑलवेज क्या है 1 1 1 होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ रहे हो ना, ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, आप फटाफट यहाँ पे ऐसे लिख लो x1 y1 x2 y2, यहाँ पे x3 y3, और इसमें 1 1 1 कर दीजिए, ठीक। फिर इसको एक्सपेंड करना मैंने सिखाया भी आपको कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सिंपल आप उसको एक्सपेंड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर इसका एरिया, ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट्स ए बी सी दिए हुए हैं, आर कोलिनियर। कोलिनियर समझते हैं ना, सनरेख हो जाए, एक ही लाइन पे आ जाए। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो वो पॉइंट्स, मतलब मैंने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 0 है। तो कहने का मतलब क्या है, वो पॉइंट्स कैसे होंगे, ये जो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। बात समझ में आई ना। अच्छा, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए बच्चों, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और मुझे क्या बताना है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है कितना है, ठीक है। तो ये देखो, आप इसको ऐसे लिख लो x1 y1, जैसे पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे x2 y2, ये लिख लीजिए x2 y2, और यहाँ पर x3 y3, ठीक है। ये दिया है x1 y1। तो अभी बच्चों मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है 1/2 x1 y1। ध्यान से देखो, x1 कितना है, यहाँ पे ऐसे पहले लिख लो x1 y1 1, फिर यहाँ पे x2 y2 1, x3 y3 1। बात समझ में आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, x1 कितना है? 1 है, y1 कितना है? 0 है, ठीक है ना। फिर x2 कितना है? x2 6 है, और y2 कितना है? 0 है। x3 देखिए 4 है, और y3 कितना है? 3 है, ठीक। और यहाँ पर तो 1 1 1 होगा, ठीक। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना हमें आता है, मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो 1/2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे चलता है, तो ये 1 हो गया ना, 1 हो गया। तो देखो ये 1, ये पूरी लाइन कट गई, ये पूरी लाइन कट गई, 0 × 1 0, और 3 × 1
3, ठीक। तो एक प्लस का फिर एक माइनस का है, और देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। अच्छा, और भी अच्छा होता है अगर आप इसको क्या करते हैं, कॉलम 2 के अलावा एक्सपेंड करते हैं, उससे क्या होता और जल्दी सॉल्व हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रो 1 के अलावा सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा। ये चीज हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे 0 लिया। अच्छा बच्चों देखो 0 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ जो भी आएगा, भाई देखो ये कट गया 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। फिर लास्ट में कितना बचा 1, तो ये लाइन कट गई, ये लाइन कट गई, ये कितना आया 6 3 जा 18 और 4 into 0 0, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1 into -3, तो ये तो हो गया -3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, फिर ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, ये कितना बचा 1 into 18, तो ये तो हो गया 18, ठीक है ना। 18 में -3 कर लो तो कितना आएगा 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, ठीक है। कितनी आई 15/2, और ये क्या है बच्चों, एरिया है, इसलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए स्क्वायर यूनिट। इतनी चीज समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफाइन कर सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। क्लियर है ना। इसी तरह से अगर इसका एरिया 0 हो जाता तो क्या हो जाता, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते। बात समझ में आई, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने इतने फार्मूले बताए, जो प्रॉपर्टीज बताई, इनके हेल्प से आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके डिटरमिनेंट में है, जैसे एक्सरसाइज 4.2 देखिए क्लास 12th में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो सकती हैं, है ना, इन्हीं से होंगे। तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, पहले प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, फिर उनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना एक्सरसाइज पे, उस पे आइए, फिर और जो बुक्स हैं उनसे लगाइए, ठीक है ना। और भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनसे भी लगाएंगे, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपको आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।